आइए बच्चों, समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं। समुच्चय के बारे में पढ़ने से पहले समुच्चय के बारे में थोड़ी बात करते हैं। समुच्चय का जो सिद्धांत है वो गणित में बड़ा ही मूलभूत है। मूलभूत इस अर्थ में कि आप आगे गणित के किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कीजिए, चाहे वो रियल एनालिसिस हो, नंबर थ्योरी हो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कोई भी आगे आप गणित के क्षेत्र में अध्ययन कीजिए, समुच्चय से आपका भेंट हो ही जाएगा। इस अर्थ में समुच्चय की जो अवधारणा है वो बड़ा ही मूलभूत अवधारणा है। इतना मूलभूत होने के बावजूद एक खास बात यह है कि समुच्चय को समझना आसान है। तो आइए देखते हैं। समुच्चय के बारे में बात करने से पहले समुच्चय से मिलता जुलता दो शब्द पे विचार कीजिए, समूह और समुदाय। साधारण अर्थ क्या होता है इन दो शब्दों का, या क्या समझ में आता है? इनसे तो वस्तुओं का ढेर, जमावड़ा, अंग्रेजी का वर्ड ग्रुप कह लीजिए, गुच्छा, संकलन, यही सब तो मतलब है। समुच्चय शब्द का भी यही अर्थ है। कहना चाहिए कि पर्यायवाची ही है इन शब्दों का समुच्चय। तो समुच्चय से भी हम लोग वस्तुओं का ढेर, संकलन, गुच्छा, ग्रुप ही समझते हैं। अगर इसको थोड़ा और फॉर्मली डिफाइन किया जाए, थोड़ा और ठीक तरीका से परिभाषित किया जाए, तो कहना चाहिए कि समुच्चय जो है सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है। फिर से देखिए, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। तो इतना तो पहले ही कह दिया गया है कि समुच्चय वस्तुओं का समूह है, पर यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे एक विशेषता है, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित होने का क्या अर्थ है? किसी वस्तु का सुपरिभाषित होने का क्या अर्थ है? किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित होने का अर्थ है ये है कि उसके चुनाव में तार्किक बाधा न हो, कोई तार्किक मतभेद न हो। कहने का अर्थ, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सुंदर व्यक्ति, तो इसका जवाब क्या देंगे आप? इसके जवाब में मतभेद होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन के, इस सवाल के जवाब में नई दिल्ली सर्वसम्मत है। सभी लोग कहेंगे कि नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है, इसीलिए नई दिल्ली सुपरिभाषित वस्तु है। उसी तरह अगर कहा जाए कि कोई पूर्ण संख्या जो 5 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है, इसके उत्तर में जवाब 6 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो है जो 5 से बड़ी और 7 से छोटी पूर्ण संख्या है, और इसके भी चयन में कोई बाधा नहीं है। तो ये भी इस प्रश्न के संदर्भ में सुपरिभाषित वस्तु है। तो सुपरिभाषित वस्तु कहने का अर्थ यही हुआ कि जिसके चयन में कोई तार्किक मतभेद ना हो। मान लीजिए आपने एक चीज़ों का जमावड़ा लगाया है और उस जमावड़ा को इस गोल घेरे से दिखाया जा रहा है। जमावड़े का नाम दे दिया गया है ए। इस जमावड़े में आपने रखा है संख्या 1, नई दिल्ली, सेब और लाल रंग। दूसरे जमावड़े में आइए, दूसरा जमावड़ा है जिसमें आपने रखा है संख्या 2, -2, पटना। तीसरे जमावड़े में आइए, आपने इसमें रखा है 3, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और नारंगी। सवाल ये है कि बताइए इन तीनों जमावड़ों में किसे समुच्चय कहना चाहिए? जवाब होगा ए को और बी को। सी समुच्चय नहीं कहा जाएगा। सी को संकलन कह सकते हैं लेकिन समुच्चय नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी के अंदर जो भी वस्तु है उनमें से सब सुपरिभाषित नहीं है। जैसे कि 3, ये तो सुपरिभाषित है, दुनिया में एक ही 3 है, इसमें मतभेद में हो नहीं सकता। लेकिन जो ये दूसरा है वो सुपरिभाषित है, माफ कीजिए, सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। अब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुपरिभाषित इसलिए नहीं है क्योंकि उसके चयन में मतभेद हो सकते हैं तर्क के आधार पर, ठीक है ना। तो सी एक ऐसे वस्तुओं का समूह है जिसके हर वस्तु सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए सी समुच्चय नहीं है। उसका उल्टा बी का हर एक वस्तु सुपरिभाषित है। जैसे 2, -2, पटना दुनिया में एक ही शहर है। उसी तरह से ए में दुनिया में एक है, एक ही नई दिल्ली है। सेब एक ही तरह का फल है, एक ही तरह का रंग लाल रंग होता है। तो ए समुच्चय है, बी समुच्चय है, सी समुच्चय नहीं है। ठीक, अब आइए समुच्चय की सदस्यता पर विचार करते हैं। समुच्चय में जो वस्तु होती है या होता है वो उस समुच्चय का सदस्य कहलाता है। कहने का मतलब
हम ये कहेंगे कि एक समुच्चय ए का सदस्य है, क्योंकि एक जो है वो ए में है। दिख रहा है साफ साफ। इसको प्रतीक में आप कैसे लिखेंगे? इसको प्रतीक में आप ऐसे लिखेंगे, एक इप्साइलॉन ए। इप्साइलॉन ग्रीक भाषा का एक अक्षर है और इसको पढ़ने का तरीका ये होगा, एक समुच्चय ए का सदस्य है या फिर एक ए में है। ठीक है ना? तो समुच्चय के अंदर के वस्तुओं को उस समुच्चय का अवयव, सदस्य या मेंबर कहते हैं। ठीक है ना? उसी तरह से -2 समुच्चय बी का अवयव है। लिखने का तरीका क्या होगा? -2 इप्सिलॉन बी। ठीक है? उसी तरीका से सवाल पूछा जाए, अगर क्या पटना समुच्चय ए का सदस्य है? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए में अगर निरीक्षण किया जाए तो उसमें पटना नहीं है, तो इसलिए पटना समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। और इसको प्रतीक में कैसे लिखेंगे? इसको प्रतीक में लिखने के लिए आप लिखेंगे, पटना सदस्य नहीं है ए का। तो आप सदस्यता दिखाएंगे, फिर इसको काट देंगे, तो इससे ये समझ में आएगा कि वो वस्तु उस समुच्चय का सदस्य नहीं है। ठीक है? तो आशा है आप यहाँ से ये समझ पाए होंगे कि समुच्चय होने का क्या अर्थ है और समुच्चय के सदस्य होने का क्या अर्थ है। चलिए आगे आइए। अब बात आती है समुच्चय के निरूपण का। तो पिछले पन्ना में देखिए, समुच्चय का निरूपण हम लोग अभी तक कैसे कर रहे थे। ये गोल घेरा करके और उस समुच्चय में जो भी उसके अवयव है सबको एक एक बिंदु से एक एक करके दिखा रहे थे। ध्यान दीजिए किस तरह से ए में और बी में हमने ऐसा किया है। लेकिन हर बार, यद्यपि ये तरीका समुच्चय को दिखाने का अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ना भी है, लेकिन ये तरीका हर जगह नहीं अपना सकते, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। तो देखिए दो तरीका है, एक है रोस्टर विधि या सारणी विधि और दूसरा है समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि। तो रोस्टर विधि से चालू करते हैं। रोस्टर विधि में क्या कहा गया है? समुच्चय के निरूपण की इस विधि में समुच्चय के सभी सदस्यों को एक मझोले कोष्ठक में अर्धविराम से अलग करके सारणी के रूप में लिखा जाता है। कहने का मतलब, एक उदाहरण से देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक समुच्चय है जिसका नाम हमने दिया है x और उसमें आपने प्रथम 3 विषम संख्या डाल दी है। ठीक है? तो रोस्टर फॉर्म या सारणी विधि में इसको कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाने के लिए आप समुच्चय का नाम लिखिए, मझली ब्रैकेट चालू कीजिए और इस समुच्चय में जो जो सदस्य है उसको क्रम से लिख दीजिए, अर्धविराम से अलग अलग करके। तो क्या होगा? 1, 3, 5 और ब्रैकेट बंद। ठीक है? तो रोस्टर विधि, इसीलिए इसको सारणी विधि भी कहते हैं, क्योंकि एक एक करके जो आप लिखते हैं तो एक सारणी बना देते हैं, इसलिए इसका नाम सारणी विधि भी है। ठीक है ना? चलिए उदाहरण से ये और स्पष्ट होगा, पढ़ते हैं। उदाहरण देखिए, ए जो कि समुच्चय है सम प्राकृतिक संख्याओं का जो 15 से छोटी है को रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाएगा। किस प्रकार लिखा जाएगा भाई? बोलता है कि सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो 15 से छोटी है। तो थोड़ा सा सोचिए कि समुच्चय ए में क्या हो सकता है? सम प्राकृतिक संख्या जो 15 से छोटी है, तो सर वो तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो सकता है, 16 नहीं हो सकता और -2 भी नहीं हो सकता। -2 किस लिए नहीं हो सकता? क्योंकि कहा गया है सम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक है, तो इसलिए -2 नहीं हो सकता। और 16 नहीं हो सकता। 16 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 15 से छोटी कहा गया है, तो वो 14 तक ही आपको रुकना पड़ेगा। तो आपने यहाँ ये शर्त पढ़कर सभी अवयवों को पकड़ लिया है।
तो इसको रोस्टर विधि में लिखने के लिए कुछ नहीं करना, बस लिखिए ए, मध्यम ब्रैकेट चालू कीजिए और यहाँ सभी अवयवों को कॉमा से सेपरेट कर करके लिख दीजिए। तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये आपका उत्तर हो गया। अगला उदाहरण कहता है बी जो कि समुच्चय है अक्षरों का जो शब्द कोलकाता में है को रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा। किस प्रकार लिखा जाएगा भाई? तो पहले तो जरा सोचिए कि समुच्चय बी में कौन कौन से सदस्य होंगे, कौन कौन से अक्षर कोलकाता शब्द में हैं, यही तो शर्त है। तो सर वो के होगा, ओ होगा, एल होगा, फिर के आ रहा है तो दोबारा नहीं लिखते हैं क्योंकि वो पहले से लिखा चुका है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे ए टी, क्या फिर से ए लिखा जाए? नहीं, क्योंकि वो पहले से समुच्चय में है तो उसको नहीं लिखते। तो अब इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे बी, मध्यम ब्रैकेट चालू कीजिए और सभी अवयवों को एक एक करके लिख दीजिए। तो के ओ एल ए टी। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि रोस्टर रूप में लिखते समय अवयवों का क्रम अगर आप बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोई स्टूडेंट अगर इसी चीज को ऐसे लिखे टी ए एल के ओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी समुच्चय बी ही कहा जाएगा। तो दो चीज यहाँ से नया दिखा, वो ये कि समुच्चय में आप अवयवों को दोहराकर नहीं लिखते और अवयवों के क्रम बदल जाने से समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका बी का उत्तर संपन्न हुआ। आगे है गुणधर्म विधि। अब दूसरी विधि का अध्ययन करना है। इस विधि में क्या कह रहा है कि समुच्चय के निरूपण की इस विधि में एक मझोले कोष्ठ में उस गुणधर्म को लिखा जाता है जो उस समुच्चय के सभी सदस्यों में सर्वनिष्ठ हो। तो आम भाषा में समझिए, इस विधि में सारणी बनाकर रोस्टर में जैसे लिखते थे वैसे नहीं लिखना है। इस विधि में एक या एक से ज्यादा गुण ऐसे लिखना है जिससे उस समुच्चय के सभी वस्तु पकड़ में आ जाए। ठीक है ना? तो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक समुच्चय है L और उसमें आपने डाला है प्रथम 3 सम संख्या 2, 4, 6। तो समुच्चय निर्माण विधि में आप इसको लिखेंगे L मझली कोष्ठ X है जहाँ X प्रथम 3 सम संख्या है। बस इतना ही। इस एक नियम को लिखकर आपने 2, 4, 6 इन तीनों को पकड़ लिया। इस नियम को आप फॉलो अगर करेंगे तो आप 10, 8, 5, 3 इस तरह का और कोई संख्या नहीं चूज करेंगे क्योंकि ये संख्याएं इस नियम को मानता नहीं है। तो गुणधर्म विधि में हमको करना बस इतना है कि ऐसे नियम या नियमों को लिखना है जिससे कि उस समुच्चय का सभी अवयव पकड़ में आ जाए, स्पेसिफाई हो जाए, डिस्क्राइब हो जाए, जो शब्द आप चूज करना चाहें। चलिए और उदाहरण देखते हैं जिससे ये बात और समझ में आए। देखिए कहता है कि ए जो कि समुच्चय है सम प्राकृतिक संख्याओं का जो 15 से छोटी है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ए हम कहते हैं कि x है। अब हमारे x को सम होना है, प्राकृतिक होना है और 15 से छोटा होना है। तो सम बनाने के लिए हम ये कहते कि x जो है वो 2 का गुणज है। अब n कोई भी पूर्ण संख्या हो तो x क्या होगा? सम ही होगा। तो ये एक गुण मिला। ठीक, ये गुण, ये नियम लिखते के साथ अब x सम ही होगा और कुछ नहीं होगा। सम होना तो -2 भी होना है, -4 भी होना है। तो चूंकि प्राकृतिक संख्याएं कहा जा रहा है तो हमको ये भी लिख देना चाहिए कि n हमारा प्राकृतिक संख्या है।
अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमें ये ऋणात्मक संख्या भी लेना पड़ेगा, इसलिए ये शर्त भी लिखना जरूरी है। तीसरा शर्त है, कहता है कि 15 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए x 2n है और इस 2n को 15 से छोटा होना है। तो अगर हम n को 1 और 7 के बीच में रखें तब जो हमारा x है वो 15 से छोटा ही रहेगा। तो एक नियम और ये लिखिए कि n को 1 और 7 के बीच में रखने से आपका जो संख्या आएगा वो 15 से छोटा ही होगा। तो आप देखिए, आप ये 3 नियम लिखकर ए समुच्चय के सभी अवयवों को पा लिया है। विश्वास नहीं होता तो चलिए थोड़ा सा इस बात की परीक्षा कर लेते हैं। पहले तो परीक्षा करने के लिए पहले ये सोच लिया जाए कि ए में क्या क्या हो सकता है। सम प्राकृतिक और 15 से छोटी संख्या है तो सर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ही है। क्या ये संख्याएं इन नियमों का पालन करने से उत्पन्न होती हैं? देख लेते हैं। मान लीजिए n के जगह हमने 1 रखा। 1 रख सकते हैं क्योंकि एक नियम ये भी है कि 1 के बराबर या 1 से ऊपर होना चाहिए, तो 1 ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने 1 रखेंगे तो x मिलेगा 2, जो कि हमारे समुच्चय में है। तो चलिए इस नियम का पालन करके 2 तो मिलता है। इसी तरह से अगर हम 2 रखेंगे n बराबर तो हमको क्या मिलेगा? 4 भी है। तो इस तरह से अगर आप 7 रखेंगे तो आपको मिलेगा 14। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीक़ा से इन तीनों नियम का पालन करने से ए समुच्चय के सभी अवयव मिल जाते हैं। तो यहाँ यही चीज़ सीखने वाली है कि ऐसे नियम लिखने आने चाहिए जिससे कि समुच्चय के सभी अवयव प्राप्त हो जाएं। यहाँ सीखने वाली बात यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बी जो कि समुच्चय अक्षरों का जो शब्द कोलकाता में है। तो ये थोड़ा आसान है। इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे x है, जहाँ x अक्षर है कोलकाता शब्द का। ठीक है, थोड़ा परीक्षा करने की ही मतलब से अगर हम x को इस नियम का अनुसरण करने दे तो देखिए x क्या क्या बनता है। x अक्षर है कोलकाता शब्द का, तो x क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है K O L फिर K आ रहा है, तो K को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले से लिया जा चुका है। और ये इसको कन्वेंशन मान के चलिए कि समुच्चय में एक अवयव को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं। तो अगला अवयव होगा A और T, फिर A आ रहा है नहीं तो फिर A को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले से आ गया है। तो अगर B में x इस नियम का फॉलो करे तो x हो सकता है आपका K O L A T। और ध्यान दीजिए कि पिछले वाले पन्ने में यही सवाल का जवाब रोस्टर विधि में यही आया था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से समुच्चय निर्माण विधि में अगर नियमों का हम अनुसरण करें तो रोस्टर विधि में हम सभी अवयवों को लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ बता देना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस चीज़ को ऐसे लिखे, यानी कि समुच्चय लिखते समय वो क्रम को बदल दे तो फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, चलिए सवाल को करते हैं। कह रहा है A एक समुच्चय है x, जहाँ x प्राकृतिक संख्या है और 4 से बड़ी है और 10 के बराबर या 10 से छोटी है, को रोस्टर रूप में लिखें। तो पहले तो ये सोचिए इसमें क्या क्या हो सकता है। ये अगर मान लीजिए आपका समुच्चय A है तो बोलता है प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या हो सकता है? सर ये तो 1 2 3 4 5 6 7 यही सब हो सकता है, ठीक है ना। तो बोलता है
एक शर्त से तो आपको ये समझ में आया। दूसरा शर्त से बोलता है 4 से बड़ी है और 10 के बराबर या 10 से छोटी है। 4 से बड़ी है तो ये तो सर आपको इधर ही जाना होगा। 4 से छोटी नहीं हो सकती, तो यानी कि ये 1 2 3 तो नहीं हो सकता। क्या 4 हो सकता है? 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 से बड़ी है, तो 4 को भी हटा दिया जाए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से शुरू होगा, कम से कम 5 से शुरू होगा, माफ़ कीजिए, और 10 के बराबर या 10 से छोटा रहेगा। तो यानी कि प्राकृतिक संख्या रहते हुए 5 10 से छोटा या 10 के बराबर होने के लिए 5 6 7 8 9 10। क्या 11 होगा? नहीं, 11 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10 के बराबर या 10 से छोटा कहा जा रहा है। तो 5 6 7 8 9 10 इन्हीं में से कोई होगा। तो आपका समुच्चय बनता है 5 6 7 8 9 10। तो इस समुच्चय में जो सदस्य हैं x, उन्हीं में से कोई एक हो सकता है, और इस तरह से आपका ये उत्तर पूरा होता है। कह रहा है कि x जहाँ x अर्थमेटिक शब्द का अक्षर है को रोस्टर रूप में लिखें। तो फिर से वही कीजिए, ज़रा सोचिए कि समुच्चय h में क्या क्या हो सकता है। इसमें a हो सकता है, r हो सकता है, i हो सकता है, t हो सकता है, h हो सकता है, m हो सकता है, e हो सकता है, और फिर t आ रहा है। तो लेकिन t तो पहले से लिया जा चुका है, इसलिए नहीं लेंगे। फिर i को भी पहले से लिया जा चुका है, उसके लिए उसको भी नहीं लेंगे। हाँ, c नहीं लिया गया तो c ले लीजिए। तो भाई h में यही सब सदस्य हो सकते हैं। तो रोस्टर रूप में इसको आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे h, मध्यम ब्रैकेट चालू कीजिए, a r i t h m e c। तो इस तरह से आपका ये समुच्चय h रोस्टर रूप में लिखा गया। कह रहा है a समुच्चय है x जहाँ x 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। को रोस्टर रूप में लिखें। ऐसी संख्या 2 अंक का जिसका अंकों का योग 9 हो। तो सर 81 जैसा चीज का आप बात कर रहे हैं क्या? काहे कि 81 में होता है 8 और 1, और उसका जोड़ने से मिलेगा आपको 9। हाँ, तो आप 81 चलेगा। इसी तरह से सर एक हटा देते हैं, इसमें एक जोड़ा तो 72। हाँ, ये भी चलेगा। तो क्योंकि 7 + 2 9 होता है। इसी तरह से 63, इसी तरह से 54, इसी तरह से 45। ठीक है, क्या 90 भी लिया जाए? हाँ, 90 भी ले सकते हैं, क्या कि 9 + 0 9 ही होगा। 27 भी तो होगा सर इसका उल्टा। हाँ होगा। 36 भी तो होगा। हाँ होगा। 45 इसका उल्टा कर चुके हैं। 18 भी तो होगा। हाँ होगा। 54 का उल्टा 45 पहले से मौजूद है। 90 का उल्टा 09 हो जाएगा, लेकिन 09 तो ले दे के 1 अंक का संख्या है, लेकिन बात हो रहा है 2 अंकों की संख्या, तो 09 नहीं लेंगे। ठीक है ना? तो ए में क्या क्या आया बंधु? ए में आया है 18 81, 27 72, 36 63, 54 45 और 90। तो ये हुआ आपका रोस्टर विधि में इस समुच्चय को लिखने का तरीका। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको हटा देते हैं, दूसरा रंग ले लेते हैं। बोल रहे हैं एस समुच्चय है x का जहां x हल है समीकरण x² - x - 6 = 0 के। ठीक है, तो ये तो द्विघातीय समीकरण दिखता है सर। द्विघातीय समीकरण तो आप सॉल्व करना जानते हैं, क्योंकि 10वां में आप लोग ने यही बहुत किया है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, मेरा मदद कीजिए। तो सर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कुछ, ठीक है ना? तो हल तो है 3 और -2, तो इसलिए x में 3 और -2 ही होगा। समुच्चय s में 3 और -2 ही होगा, काहे कि x कह रहा है कि हल है समीकरण x² - x - 6 = 0 का, और इसका हल 3 और -2 ही है, इसलिए इस समुच्चय में 3 और -2 ही होगा। चलिए, x का जहाँ x हल है समीकरण t³ = t का,
तो इसका हल क्या होगा भाई? इसका हल है, बता देते हैं हम आपको, इसका हल है t इक्वल टू 1, 0 और -1। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे आप 1, 0, -1। तो ये है आपका रोस्टर रूप समुच्चय K का। और क्वेश्चन से अब बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पर आपको सारणी विधि यानी कि रोस्टर रूप में दिया गया है और कह रहा है कि गुणधर्म रूप में लिखिए। तो अब की बार उल्टा से पाला पड़ा है हम लोग का। कह रहा है गुणधर्म में लिखने के लिए तो पहले तो गुण खोजिए। थोड़ा ध्यान देने से पता चलता है कि इस समुच्चय में सभी का सभी अवयव भिन्न है और हर भिन्न में ये खासियत है कि उसका जो अंश है वो हर से एक छोटा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे A समुच्चय है x का जहाँ x n/n+1 है। ये लिखते ही ये शर्त तो पूरा हो जाता है कि अंश जो है हर से एक छोटा है, या उल्टा कहें हर जो है अंश से एक ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस शर्त से 15/16 भी पकड़ा जाता है, लेकिन 15/16 तो हमको चाहिए नहीं, तो n को लिमिट करना पड़ेगा। n को बांध दीजिए एक सीमा में जो 6 और 7 के बाद जा ही ना पाए। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लिख देंगे कि सर आपका जो है n 1 से बड़ा या बराबर और 6 से बड़ा या 6 के बराबर या 6 से छोटा होना चाहिए। हाँ, तो अगर इस शर्त का पालन करें तो आप 6/7 से आगे जा ही नहीं सकते और 1/2 से कम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये बात अब थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या n के बारे में कुछ और लिखने का ज़रूरत है? हाँ, आपको ये लिखना पड़ेगा कि n प्राकृतिक संख्या है। क्यों आपको ये लिखना ज़रूरी है? ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके दूसरे नियम में कहा जा रहा है कि 1 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो 1 और 6 के बीच में तो सर 5.5 भी है, 3.5 भी है, लेकिन पॉइंट वाला चीज़ हम लोग को लेना नहीं है। इसलिए उस पॉइंट वाले संख्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि n प्राकृतिक संख्या है। वरना अगर आप ये वाला शर्त नहीं लिखेंगे तो n के लिए अलाउड होगा कि वो फ्रैक्शन नंबर भी ले लें, जो आप चाहते नहीं हैं। इसलिए n प्राकृतिक संख्या लिखना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका गुणधर्म विधि में A को लिखने का तरीका। देखिए यहाँ ये बात बार बार हम जोड़ देकर कह रहे हैं कि गुणधर्म विधि में लिखने के लिए आपको यही सीखना है कि कैसे वो सारा शर्त लिख दें कि उस समुच्चय के सभी अवयव पकड़ में आ जाएं। इसमें सीखने वाली बात यही है, ठीक है ना। चलिए आगे दूसरा सवाल देखते हैं। फिर से रोस्टर रूप में दिया गया है, रोस्टर रूप में दिया गया है और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। भिन्न है सारा का सारा अवयव इसका, और ऐसा भिन्न है कि सबका सब अंश जो है न्यूमरेटर वो 1 है और हर जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये वाला गुण पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे किस तरीक़ा से लिखेंगे? D में x है जहाँ x 1/n² है। क्या n के बारे में और लिखने ज़रूरत है? हाँ, लिखना तो पड़ेगा कि n प्राकृतिक संख्या है। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि n कोई बंदा कोई भी ले सकता है, अगर पॉइंट ले ले तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए n प्राकृतिक संख्या लिखते के साथ ही वो संभावना ख़त्म हो जाती है। हाँ, एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में n को लिमिट किया गया था, यहाँ n लिमिट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बात का ज़रूरत नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो D समुच्चय है उसमें अनंत रूप से ढेर सारे अवयव है। अभी तक आपने जितना भी समुच्चय देखा सब में सीमित मात्रा में अवयव था, लेकिन D आपको पहली बार एक ऐसा समुच्चय दिख रहा है जिसमें अवयवों की संख्या अनंत है। तो इस तरह का समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना।